ओके, अभी हम बात करने वाले हैं ऐसे 710 के बारे में। 710 क्या बात करता है, कंपैरेटिव इन्फॉर्मेशन, जिसमें हमारी दो चीज़ें आती हैं। एक आते हैं करस्पॉन्डिंग फिगर्स और दूसरा आता है कंपैरेटिव फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। ठीक है, अब इधर क्या बोला गया है, जैसे सबसे पहले हम समझते हैं व्हाट इज़ करस्पॉन्डिंग फिगर। अब करस्पॉन्डिंग फिगर क्या होते हैं, जैसे हम लोग ऑडिट करने जा रहे हैं एक पर्टिकुलर कोई भी साल के लिए। लेट्स से मैंने 2023-24 का ऑडिट किया, तो मैं ये साल का ऑडिट करूँगी पूरा, और मैं जब रिपोर्ट बनाने जाऊँगी तो इस साल का तो अपने फिगर्स देते ही देते हैं, एज़ वेल एज़ हम उसके साइड में लास्ट ईयर के भी फिगर देते हैं। ठीक है, हमने ऑडिट किस पे किया होता है, हमने तो जो करेंट ईयर का टाइम पीरियड है उसी के ऊपर ऑडिट किया होता है, और ओपिनियन भी हम किस पे दे रहे होते हैं, सिर्फ उसी साल के फिगर्स के ऊपर दे रहे होते हैं। पर हम लास्ट ईयर के फिगर्स क्यों देते हैं, ताकि हमें बेटर समझ आ सके, कोई चेंजेस वगैरह हुए हैं, क्या चेंजेस हुए हैं वो समझ आ सके, जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के यूज़र हैं उनको अंडरस्टैंडिंग के लिए थोड़ा ईजी रहे। तो वो सब चीज़ों के लिए हम वो करस्पॉन्डिंग फिगर देते हैं। ठीक है, हमने हाँ, अच्छा, हम जब ये लास्ट ईयर के फिगर्स देंगे तो एज़ वेल एज़ हम क्या चीज़ें देखने जाएंगे कि भाई जो लास्ट ईयर के फिगर है वो करेंट ईयर में सही से आए हैं या नहीं, मतलब लास्ट ईयर का क्लोजिंग करेंट ईयर को अपने ढंग से बनाया या नहीं, अकाउंटिंग पॉलिसी हम लोग कंसिस्टेंटली फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, कोई चेंजेस हुए हैं तो उसको प्रॉपर्ली डिस्क्लोज किया गया है या नहीं किया है, अगर कोई मिसस्टेटमेंट आ रहा है तो उसका इम्पैक्ट क्या आने वाला है ऑडिट रिपोर्ट में, तो हम ये सब चीज़ें देखने जाते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें कंपैरेटिव फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन के लिए, तो कंपैरेटिव फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन कैसे होता है, जैसे फॉर एग्जांपल वोडाफोन आइडिया का मर्जर हुआ था, या फिर मान के चलो कोई प्राइवेट कंपनी है जिससे जो इन फ्यूचर अभी क्या होने वाली है, लिस्ट होने वाली है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, उसको 5 ईयर्स के फाइनेंशियल अपने सेबी को सबमिट करने पड़ेंगे। ठीक है, ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब हम लोग क्या सोचेंगे कि ठीक है, पिछले साल 5 साल के तो ऑडिट होकर रखा है तो वो सबमिट कर दो, तो नहीं, ऐसा नहीं होता है। वो क्या बोलते हैं, उधर बोलते हैं कि आपको 5 साल के फाइनेंशियल सबमिट तो करना है, और वो भी करेंट ईयर में उसका ऑडिट करा के सबमिट करना है। विच मीन्स आपको जो फाइनेंशियल देने हैं, ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो देने हैं, वो आपको आज की तारीख में ऑडिट करना है। लास्ट 5 ईयर्स में जो हुआ है उसमें आपको ये पिछले 5 सालों का इम्पैक्ट भी कंसिडर करना है। उसके बाद आपको उसका ऑडिट रिपोर्ट देने जाना है। ठीक है, लेट्स से अपने ईयर्स मानते हैं 2019 से लेकर 2023 तक की बात करते हैं, 5 साल हो गए, तो लेट्स से 2019 से लेकर 2021 तक में हमारी जो कंपनी थी उसके ऑडिटर थे KPMG, और 22-23 में उसके ऑडिटर हो गए EY। ठीक है, तो क्या ऐसा ज़रूरी है क्या हम लोग जब ये वाला ऑडिट कराने जाएँ कंपैरेटिव फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन वाला, तो उस टाइम पे हम क्या KPMG या EY से कराएं? नहीं, हम किसी दूसरी कंपनी से भी करा ही सकते हैं। ठीक है, अब मान के चलो हमने डेलॉयट को ये काम दे दिया। अब हमने अगर डेलॉयट को काम दिया तो वो कैसे चेक करने जाएगा, तो हम उसको क्या देंगे, हम उसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट दे सकते हैं, हम उसको ऑडिट रिपोर्ट दे सकते हैं। ठीक है, क्या हम उसको वर्क पेपर दे सकते हैं क्या? नहीं, वर्क पेपर तो नहीं दे पाएंगे। क्यों? क्योंकि जो वर्क पेपर है वो तो KPMG एंड EY का क्या प्रॉपर्टी है, उनके उसके ऊपर तो उनका हक है। ठीक है, तो फिर डेलॉयट चेक कैसे करने जाएगा? तो उधर क्या ऑडिट प्रोसीजर उनको परफॉर्म करने रहते हैं। एक हमारा स्टैंडर्ड इसके बारे में बात करेगा। ठीक है, अच्छा, जब डेलॉयट, लेट्स से हमने डेलॉयट को काम दिया और डेलॉयट क्या कर रहा है, KPMG और EY का काम क्या है, यूज़ कर रहा है, या उनके जो भी ऑडिट रिपोर्ट है उनके ऊपर रिलाई कर रहा है। अब रिलाई कर रहा है तो ठीक है, पर उसको उनको क्या करना पड़ेगा, जो भी सब्सिक्वेंट इवेंट हुए उनको चेक करने जाना पड़ेगा। तो वो क्लाइंट के साथ बैठेंगे, एक एक चीज़ को चेक करेंगे, तो वो बहुत मुश्किल हो जाएगा या बहुत बड़ा टास्क हो जाएगा उस काम को कंप्लीट करना। ठीक है, सेकंड हमारे पास क्या ऑप्शन है कि चलो KPMG ने लास्ट 3 ईयर का ऑडिट किया था तो हम KPMG को से काम करा लेते हैं, और लेट्स से EY ने 2 साल का ऑडिट किया था तो हम EY से काम करा लेते हैं। तो हम KPMG और EY को दोनों मिलाकर क्या कर सकते हैं, जॉइंटली ऑडिट दे सकते हैं कि भाई आप दोनों मिलके क्या करो, ये 5 साल का ऑडिट करके हमें दे दो। अब क्योंकि उन लोगों ने तो ऑलरेडी इसके ऊपर ऑडिट किया था तो उनके पास तो इसके डॉक्यूमेंट्स, वर्क पेपर वगैरह सब होंगे, तो वो क्या करेंगे, खाली सब्सिक्वेंट इवेंट्स को कंसिडर करेंगे, और हमें क्या करेंगे, वो जो भी रिपोर्ट देनी है उनको हमें वो करस्पॉन्डिंग कंपैरेटिव फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन की वो रिपोर्ट वो हमें दे देंगे। ठीक है, अब अगर हम मेजर बात करने जाएँ तो कंपैरेटिव इन्फॉर्मेशन में क्या हुआ, कंपैरेटिव इन्फॉर्मेशन में हमने सिर्फ करेंट ईयर के फिगर के ऊपर अपना ओपिनियन दिया था। पर अगर हम बात करने जाए कंपैरेटिव फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन के लिए, अगर हम करस्पॉन्डिंग फिगर की बात करने जाएँ तो करस्पॉन्डिंग फिगर में हमने क्या करा था, सिर्फ करेंट ईयर के फिगर्स के ऊपर अपना ओपिनियन दिया था। पर अगर हम बात करने जाएँ कंपैरेटिव फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन की, तो कंपैरेटिव फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन में हम सारे ईयर्स के ऊपर अपना ओपिनियन देने जाते हैं। मतलब जो लास्ट के 5 ईयर्स थे जो हमने ऑडिट किए, हम उसके ऊपर भी अपना दोबारा से ओपिनियन देने जाएंगे। ठीक है, स्पेसिफिक अगर अभी हम बुक से बात करने जाएँ तो सबसे पहले बात की गई है कि भाई कंपैरेटिव फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन क्या होता है। तो कंपैरेटिव फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन मतलब वो अमाउंट्स या डिस्क्लोजर जो प्रायर पीरियड के हैं, जो हम क्या कर रहे हैं, अपने कंपैरिजन में इंक्लूड कर रहे हैं, और अपने करेंट पीरियड के साथ हम उनको इंक्लूड करने जा रहे हैं, और उनका हमने क्या करा है, ऑडिट किया है, और उसके ऊपर हमने अपना ओपिनियन दिया है, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं कंपैरेटिव फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन।
करस्पॉन्डिंग फिगर क्या होते हैं? तो करस्पॉन्डिंग फिगर इज द पार्ट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, दे आर द पार्ट इंटीग्रल पार्ट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और वो हम किस पर्पज से दे रहे होते हैं? तो खाली रीड ऑनली के पर्पज से दे रहे होते हैं कि भाई ठीक है, आपको देखने के लिए, पढ़ने के लिए काम आ जाएगा, इसके लिए। ठीक है, दोनों में डिफरेंस क्या है? तो ओपिनियन का फ़र्क है। कंपैरेटिव में हम ओपिनियन देते हैं सारे पीरियड्स के ऊपर, करस्पॉन्डिंग में हम ओपिनियन नहीं देने जाते। अब जैसे हम बात कर रहे हैं कि एक तो अभी हमने जो डिस्कशन किया उसमें ये देखा कि भाई जब आप बनाने जा रहे होते हो कंपैरेटिव फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, तो आपको सब्सिक्वेंट इवेंट को कंसिडर करना होता है। तो अगर सब्सिक्वेंट इवेंट वाला स्पेसिफिक ऐसे है 560, तो अगर कहीं पे वो लग रहा है तो आप वो लगाने जाओगे। एज वेल एज हमने एक ऐसे 510 भी पढ़ा था जो बात करता था ओपनिंग बैलेंसेस के बारे में। वो ओपनिंग बैलेंसेस कब लेते थे हम? कि भाई किसी और ऑडिटर ने ऑडिट किया और आज आप पहली बार उसका ऑडिट करने जा रहे हो, या लेट्स से लास्ट ईयर का जो भी स्टेटमेंट है वो ऑडिटेड ही नहीं है और अब आप ऑडिट करने जा रहे हो, तो वहाँ पे आपको क्या ऐसे 510 के जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं वो फुलफिल करने पड़ते थे। तो यहाँ पे भी तो इनडायरेक्टली वही हो रहा है कि भाई लेट्स से डेलॉइट आया, डेलॉइट KPMG और EY का काम चेक कर रहा है या उसके बेसिस पे कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहा है, तो अगर कहीं पे ऐसे 510 का रिक्वायरमेंट लगता है तो वो उसको भी कंसिडर करने जाएंगे। ठीक है, ये हुआ। इसके बाद क्या बोला गया कि भाई क्या ऑडिट प्रोसीजर आप फॉलो करोगे? तो मेन ऑडिट प्रोसीजर मतलब फर्स्ट हमारे लिए क्या हो गया कि ऑडिट प्रोसीजर क्या रहेगा? तो सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कंपैरेटिव इन्फॉर्मेशन आ रही है या नहीं आ रही है, और अगर आ रही है तो क्या वो FRF के हिसाब से के हिसाब से रिक्वायरमेंट फुलफिल कर रही है या नहीं कर रही है, उसको प्रॉपर्ली हमने क्लासीफाई करा हुआ है या नहीं करा हुआ है। ठीक है, कंपैरेटिव इन्फॉर्मेशन में दोनों चीज़ें आ जाएंगी, करस्पॉन्डिंग फिगर भी और कंपैरेटिव फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन भी। ठीक है, सबसे पहले देखा आ रहा है या नहीं आ रहा है, आ रहा है तो डिस्क्लोज कैसे है। फिर हम देखेंगे, देखो 510 में भी हम क्या देखने गए थे कि भाई लास्ट ईयर के फिगर इस साल के फिगर में प्रॉपर्ली आ जाने चाहिए, मतलब क्लोजिंग प्रॉपर्ली ओपनिंग बन जाना चाहिए, अकाउंटिंग पॉलिसी कंसिस्टेंटली फॉलो होनी चाहिए, और अगर कोई चेंजेस आ रहा है तो उसको प्रॉपर्ली आपने क्या करा होना चाहिए? डिस्क्लोज करा होना चाहिए। तो यहाँ पे भी ये बोला गया, आप एवेल्युएट करने जाओगे कि भाई जो अमाउंट्स है प्रायर पीरियड के लिए वो आपने सही से लिए हैं या नहीं लिए। इसके बाद अकाउंटिंग पॉलिसी कंसिस्टेंट है या नहीं है इस साल में, और एज वेल एज अगर अकाउंटिंग पॉलिसीज़ में कोई चेंजेस है तो आपने उसको प्रॉपर्ली अकाउंट और डिस्क्लोज किया हो। ठीक है, एज वेल एज जब आप ये सब करने जाओगे तो आपको प्रोफेशनल स्केप्टिज्म फॉलो करना है कि भाई कहीं पे अगर आपको एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर का रिक्वायरमेंट लग रहा है कि भाई कहीं पे आपको मटेरियल मिसस्टेटमेंट लग रहा है, तो आप प्रोफेशनल स्केप्टिज्म के साथ वो वाला काम भी करोगे। आपको कहीं पे अगर मैनेजमेंट से रिटन रिप्रेजेंटेशन का ज़रूरत लगता है तो आप वो भी ले सकते हो। ये इन जनरल बात करिए। अब नेक्स्ट मान के चलो हम क्या कर रहे हैं, हम ऑडिट कर रहे हैं, लेकिन जो प्रायर पीरियड का काम किया हुआ था ना वो किसी दूसरे ऑडिटर ने किया था। तो अब हम क्या करें? तो हमारे पास क्या बोला गया है, आप ना रिपोर्ट करोगे, और कहाँ पे रिपोर्ट करोगे? तो अदर्स मैटर पैराग्राफ करके जो है उसमें अपनी रिपोर्ट करने जाते हैं। हमने एक और ऐसे देखा था, कौन सा ऐसे देखा था, शायद 706 देखा था, उसमें क्या बात की गई थी? एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ और अदर मैटर पैराग्राफ। तो ये वही अदर मैटर पैराग्राफ है। क्या बोला हुआ है? सबसे पहले ऑडिटर बोलने जाएगा कि भाई जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है प्रायर पीरियड के, वो एक दूसरे ऑडिटर ने ऑडिट किए हैं और उसने उसके ऊपर कैसा ओपिनियन दिया था, अगर मॉडिफिकेशन था तो रीज़न क्या थे मॉडिफिकेशन के, और उसका डेट क्या था रिपोर्ट का, ये बताने जाएगा। देन सेकंड क्या हो सकता है? मान के चलो प्रीवियस ऑडिटर ने तो आपको क्लीन ओपिनियन दिया था, या फिर आपको उसने क्या बोला था, अनक्वालिफाइड ओपिनियन दिया था, पर आपने जब देखा ना तो आपको ऐसा लगता है कि नहीं इसमें तो मटेरियल मिसस्टेटमेंट है, तो आप क्या बोलोगे? आप फिर उसके इसमें क्या ऑडिट प्रोसीजर फॉलो करोगे? तो सेम, हम TCWG के साथ बात करेंगे, हम मैनेजमेंट के साथ बात करेंगे, और एज वेल एज जो पुराना ऑडिटर था हम उसको भी इन्फॉर्म करने जाएंगे। ठीक है, अब मान के चलो लास्ट ईयर की स्टेटमेंट जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो ऑडिटेड ही नहीं है, तो फिर क्या करोगे? फिर आप अदर मैटर्स पैराग्राफ में लिखने जाओगे कि भाई लास्ट ईयर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिटेड नहीं है, एज वेल एज क्योंकि वो लास्ट ईयर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिटेड नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी जिम्मेदारी खत्म हो गई। ओपनिंग बैलेंस को चेक करना तो अभी भी आपकी ही जिम्मेदारी रहेगी। ये हमने ऐसे 510 में भी देखा था। ठीक है, फिर कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हम जब रिपोर्टिंग करते हैं तो उस टाइम पे हम किस बातों का ध्यान रखेंगे? तो उस टाइम पे हम ये बोलेंगे कि भाई हमने क्या करा है, हमने हर ईयर के ऊपर अपना ओपिनियन दिया है, ईच पीरियड के ऊपर हमने अपना ओपिनियन प्रेजेंट किया है। अगर हमारा प्रायर पीरियड का सामने मतलब लास्ट ईयर्स में जो ऑडिटर था उसका ओपिनियन कुछ अलग था और हमारा ओपिनियन कुछ अलग था, तो हम वो रीज़न भी मेंशन करेंगे कि भाई क्यों अलग था, और कहाँ पे मेंशन करेंगे? तो अदर्स मैटर पैराग्राफ में मेंशन करेंगे।
एज पर ऐसे 706। ठीक है, करस्पॉन्डिंग फिगर में रिपोर्टिंग के लिए बात क्या की गई है और उसमें क्या बोला गया है। करस्पॉन्डिंग फिगर तो कौन सा कि इस साल के फिगर्स पे हम ओपिनियन देते हैं, लास्ट ईयर पे तो देते नहीं है। तो इन जनरल तो क्या बोला गया है कि आपको अपना ओपिनियन देना ही नहीं है करस्पॉन्डिंग फिगर में। पर हाँ, 2 ऐसे केसेस हैं जहाँ पे शायद आपको ज़रूरत पड़ सकती है, जिसमें लास्ट ईयर के ओपिनियन के कारण आपका इस साल का ओपिनियन में फ़र्क आ जाए। जैसे पहली चीज़ तो क्या हो सकती है, लास्ट ईयर के फिगर्स के कारण इस साल के ओपिनियन पे आप पे फ़र्क आ जाए। एक तो पहली चीज़ क्या हो सकती है कि भाई आपके जो प्रायर पीरियड में जो सामने वाला ऑडिटर था उसने मॉडिफिकेशन दिया, ठीक है, उन्होंने कोई मॉडिफाइड ओपिनियन दिया, और उसका जो उन्होंने जिस कारण से, जो रीज़न से उन्होंने जिस रीज़न से उन्होंने क्वालिफाइड ओपिनियन दिया, वो अभी तक आपके मैनेजमेंट ने उसको सॉल्व नहीं करा। ठीक है, तो क्योंकि उन्होंने दिया था तो हम भी क्या करेंगे, हम भी, और इसका इस साल में फ़र्क आ रहा होगा तो हम क्या करेंगे, इस साल का भी अपना ऑडिट रिपोर्ट मॉडिफाई कर देंगे। पहला केस। सेकंड केस क्या हो सकता है कि ऑडिटर को कुछ ऐसे एविडेंसेस मिले जिससे उसको क्या लगता है कि कहीं भाई प्रायर पीरियड में कोई मटेरियल मिसस्टेटमेंट थी। ठीक है, और जो ऑडिटर था पुराना वाला, उसने क्या करा है, अनमॉडिफाइड ओपिनियन दे दिया है। ठीक है, और जो मिसस्टेटमेंट है वो प्रॉपरली डील भी नहीं करी गई है एज पर रिक्वायर्ड एफआरएफ। तो वो क्या करेगा, फिर वो इस साल का अपने ओपिनियन में अपना मॉडिफाइड ओपिनियन इशू करेगा। ठीक है, तो इधर बात की गई करस्पॉन्डिंग फिगर के बारे में, ये बात है। ठीक है, इसके बाद अगर मॉडिफिकेशन दिया गया है इन प्रीवियस ऑडिटर के द्वारा ऑडिट रिपोर्ट में, तो फिर हमें क्या करना है। ठीक है, अगर ऑडिट रिपोर्ट में प्रायर पीरियड में मॉडिफिकेशन दिया गया और जो मैटर है वो अभी तक क्या है, सॉल्व नहीं है, ठीक है, तो हम इस साल का रिपोर्ट भी क्या करते हैं, मॉडिफाई करते हैं। ये हमने अभी ऊपर में भी बोला था। एज वेल एज दूसरा क्या है, हम बेसिस ऑफ मॉडिफिकेशन पैराग्राफ में लिखने जाएंगे कि भाई देखो, 2 चीज़ें हो सकती है, या तो इस साल में भी हमें गलतियां निकली और लास्ट ईयर में तो मॉडिफिकेशन था ही था और जो सॉल्व भी नहीं हुआ। तो हम दोनों चीज़ें लिखने जाएंगे कि भाई करेंट ईयर के फिगर्स में ये है और लास्ट ईयर के फिगर्स में ये है, और जो मैटर है उसके ये वाले मैटर्स के कारण क्या हो रहा है, मॉडिफिकेशन हो रहा है, और जो उनका इफेक्ट है वो भी क्या है, मटेरियल है। तो एक तो हम ये लिखेंगे। दूसरा क्या हो सकता है, दूसरा हम ये बोल सकते हैं कि देखो लास्ट ईयर का ये मैटर था, ये मैटर के ऊपर जो ऑडिटर था, पुराना ऑडिटर था, उसने मॉडिफिकेशन दिया था, और जिस कारण से मॉडिफिकेशन दिया था वो अभी तक सॉल्व नहीं हुआ, और हमें ऐसा लगता है कि इसके कारण जो करेंट पीरियड के जो फिगर है उसमें थोड़ा वो प्रॉपर कंपेरेबल नहीं है, या उनमें कोई प्रॉब्लम आ सकती है, जो अनसॉल्व मैटर रह गया उसके कारण करेंट ईयर में कोई प्रॉब्लम हो सकती है। तो हम ये दोनों चीज़ें मेंशन करेंगे किसमें, बेसिस फॉर मॉडिफिकेशन पैराग्राफ में, अगर हम मॉडिफिकेशन दे रहे हैं तो। ठीक है, ये सारा हमारा बात किया गया कंपैरेटिव इन्फॉर्मेशन के बारे में, और दोनों चीज़ें कवर की गई। अगर शॉर्ट में बोलूँ तो कंपैरेटिव फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन में, कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हम क्या करते हैं, हर पीरियड के ऊपर अपना ओपिनियन देने जाते हैं, और जो हम अदर मैटर पैराग्राफ है उसमें हम तब लिखने जाएंगे अगर हमारा ओपिनियन डिफर कर रहा होगा तो। करस्पॉन्डिंग फिगर वाले में हम इस साल के फिगर्स पे ही अपना ओपिनियन देते हैं, प्रीवियस ईयर पे तो नहीं देते हैं। हम कब लिखने जाएंगे, अगर लास्ट ईयर का जो ओपिनियन आया था वो मॉडिफाइड आया था और अभी तक वो सॉल्व भी नहीं हुआ। सेकंड, लास्ट ईयर का ओपिनियन अनमॉडिफाइड आया था, लेकिन हमें लगता है कि मटेरियल मिसस्टेटमेंट है और वो हमें अभी तक एज पर एप्लीकेबल एफआरएफ उसको सॉल्व भी नहीं किया गया। तो ये 2 रीज़न के कारण हम क्या कर सकते हैं, हम उसको मेंशन करने जाएंगे अपने रिपोर्ट के अंदर।